हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सब? मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों के लिए मैराथन लेकर आऊँगा। तो आज हमारे मैराथन का पार्ट 1 है। यार मैं 3 से 4 पार्ट में मैराथन डालूंगा, बहुत लंबा स्ट्रेच कर दूंगा तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आज हम कोशिश करेंगे, विल ट्राई कि हम पार्टनरशिप पूरी ख़त्म कर लें। हमें पार्टनरशिप को पूरा खत्म करने का टारगेट रखना है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इस मैराथन के अंदर कोई फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है जी, चलो जी सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट नंबर के कॉन्सेप्ट पे। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होता है? बेटा पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप से पहले पार्टनर्स को करना पड़ता है। पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं बेटा? टर्म्स एंड कंडीशंस इसके अंदर लिखे होते हैं कि पार्टनरशिप किस बेसिस पर चलेगी। चलो आगे चलते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट आपके चैप्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता देता हूं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स को कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं तो उनके ऊपर कितना इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि दोनों पार्टनर्स तीनों पार्टनर्स कैसे कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। एंड फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। बेटा ये क्या होता है? कभी कभार फर्म को जरूरत पड़ती है तो पार्टनर लोन देता है, और कभी कभार पार्टनर को जरूरत पड़ती है तो फर्म पार्टनर को लोन दे देती है। तो जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनर फर्म से चार्ज करेगा वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। बट अगर बाई चांस ना लिखा हो तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं जो आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके डीड के अंदर लिखी होनी चाहिए। एक चीज और, सैलरी, रेम्यूनरेशन या कोई भी कमीशन अगर हम पार्टनर को दे रहे हैं तो ये सारी चीज कहां लिखी होनी चाहिए बेटा? पार्टनरशिप डीड के अंदर। ठीक है जी, सेकंड चीज चलते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तब उस केस में क्या होगा? उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फर्म नहीं करेगी, उस केस में सैलरी, रेम्यूनरेशन या कमीशन नहीं मिलेगा, उस केस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में इक्वल रहेगा, उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बेटा ध्यान रखना बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया है, 6% पर एनम रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म 0 रहेगा। ये चीज बेटा ध्यान रखना अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। चलो जी आगे चलते हैं। बेटा ये चैप्टर है क्यों? हर चैप्टर होने का एक पर्पस होता है, हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। ये चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है? ये चैप्टर आपको ये सिखाना चाहता है कि जो भी एक फर्म प्रॉफिट कमाती है वो पार्टनर्स में कैसे बढ़ता है, और कौन कौन से बेसिक अकाउंट्स हैं जो एक पार्टनरशिप फर्म को मेंटेन करने पड़ते हैं हर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा देखो बेसिक से लेकर चलते हैं। आपको ये तो पता होगा कोई भी बिजनेस होगा, उस बिजनेस को सबसे पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। क्लियर है? क्यों बनाते हैं? जिससे कि प्रॉफिट निकले या फिर लॉस निकले। अब इस प्रॉफिट या लॉस निकलने के बाद ये प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बढ़ता है, प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है। तो अगर बेटा इस लाइन को ध्यान देना, अगर फर्म का प्रॉफिट हुआ तो उस केस में फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? ये अकाउंट क्यों बनता है? ये अकाउंट बनता है बेटा प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर बांटने के लिए। किस लिए? बांटने के लिए। पहले इस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है और इस अकाउंट से पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को बांटा जाता है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है बेटा कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? थर्ड नंबर पे हमें इसी चैप्टर से सीखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ठीक है जी, ये तीन सबसे बेसिक चीजें जो हमें इस चैप्टर से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जल्दी से। बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं, जो मुझे आपको कराना है वो है चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन। बेटा ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना कि इसकी वजह से 100% बच्चा गलती करता है। चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है? बेटा देखो, चार्ज का मतलब होता है खर्चा। जो प्रॉफिट हो फर्म का या लॉस हो, कुछ भी हो, ये खर्चा पीएनएल में डेबिट होगा ही होगा। बेशक फर्म का लॉस हो जाए, बेशक फर्म कुछ नहीं कमा रही, मगर फर्म को खर्चा करना पड़ेगा। सर एग्जांपल, बेटा एक बात बताओ, तुम्हें बिल्डिंग का रेंट देना 5,000 रुपये, तुम्हारा लॉस 5 लाख का है, तो क्या तुम रेंट नहीं दोगे? दोगे। ये लॉस इसमें ऐड हो जाएगा, अब तो लॉस तुम्हारा 5,000 का हो गया। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे? तो ऐसे खर्चे जिसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे प्रॉफिट लॉस से, वो सारे खर्चे डेबिट होंगे और हम उन खर्चों को बोलते हैं चार्ज। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो चार्ज होता है वो हमेशा पीएनएल अकाउंट के अंदर जाकर डेबिट हो जाता है। ठीक है जी, चलो अब बेटा एप्रोप्रिएशन क्या होता है? बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना। एप्रोप्रिएशन का मतलब बांटना। और बेटा एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन सिर्फ बांटोगे किसको? प्रॉफिट को तो बांटोगे, वरना और किसको बांटोगे? ठीक है जी, बेसिकली मैं बता देता हूँ एप्रोप्रिएशन कौन कौन सी होती है। देखो, एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, एप्रोप्रिएशन सैलरी या फिर रेम्यूनरेशन होता है, एप्रोप्रिएशन में कमीशन आ जाता है। ये 3-4 चीजें ही जो होती हैं ये एप्रोप्रिएशन होती है। किसी को कोई दिक्कत? और इसी के लिए, इसी सबको बांटने के लिए हम क्या बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ऐसे स्टार मार्क करके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर हमेशा बच्चा गलती करता है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पता है कि बेटा ये एप्रोप्रिएशन है, बट इफ क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इट इज अ चार्ज, तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा बेटा। ये कहां पर जाएगा? ये आपका चार्ज है तो पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। कहां डेबिट होगा बेटा? पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये फर्म का खर्चा है। ठीक है जी, हाँ जी, तो आप सबको समझ आया? क्लियर है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन कर लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। आओ जी समझने की कोशिश करते हैं। जो पार्टनर है वो फर्म को लोन देता है फर्म की मुसीबत के केस में। तो फर्म के लिए हमेशा ध्यान रखना, फर्म को सोच के अकाउंटिंग होगी, पार्टनर को सोच के अकाउंटिंग नहीं होगी। तो फर्म के लिए लोन क्या है? सर फर्म के लिए लोन एक लायबिलिटी है। क्या है बेटा? एक लायबिलिटी है। ठीक है जी, फर्म के लिए क्या है? लोन लायबिलिटी है। अब फर्म को इस लायबिलिटी पे एक एक्सपेंस भी करना पड़ता है जिसे तुम बोलते हो इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा तो बहुत अच्छा, नहीं दे रखा तो 6% पर एनम। क्लियर है बात? किसी को कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये समझ आया इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है और लोन क्या होता है। ठीक है जी, फर्म के लिए लायबिलिटी है और फर्म जो इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है वो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। ध्यान रखना इस चीज को।
चलो अब इसकी अकाउंटिंग का पार्ट करते हैं। इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। यहां पे जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? फर्म की बुक्स में बेटा एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। बी, फिर बेटा ईयर एंड पे तुम इंटरेस्ट ड्यू करोगे, इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो तुम एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्या किसी को यहां तक कोई भी दिक्कत है? नहीं। चलो जी, सी, इफ तुम लोन को पे कर रहे हो तो तुम एंट्री क्या पास करोगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो जी, लास्ट एंट्री तुम क्या पास करोगे? जो भी तुमने इंटरेस्ट ड्यू करा है, जो भी इस साल का इंटरेस्ट है, वो कहां ट्रांसफर करोगे बेटा? पीएनएल के अंदर। क्यों करोगे? क्योंकि ये चार्ज है। तो क्या एंट्री पास करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बेटा इसकी अकाउंटिंग ये है, याद रखना। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पूछा जा सकता है? बेटा क्वेश्चन के अंदर है ना, तुम्हें वो इंटरेस्ट ऑन लोन दे देगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000 रुपये, ठीक है। और जो प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, मान लो 50,000, तुमसे बोलेगा कि इस 50,000 में से ये 5,000 माइनस नहीं कर रखा, तो तुम क्या करोगे? बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर 50,000 नहीं लेके जाओगे, 50,000 में से 5,000 माइनस करोगे एंड 45,000 तुम प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाओगे। किस लिए? सर बांटने के लिए। क्लियर है बात यहां तक सबको? मैं सबको वो पॉइंट से बताता जा रहा हूं जहां पे बच्चों की गलतियां होती है। चलो बेटा नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। बेटा 1% जो बहुत अनइंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं उनको नहीं लेकर चलूंगा, वरना बहुत लंबा मैराथन हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। बेटा हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पूरी बुक की ही जान है, मतलब इसके बिना तो कुछ है ही नहीं ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? चलो जी, मैंने तुमसे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे हम प्रॉफिट बांटते हैं। और बेटा जब भी हम कोई प्रॉफिट बांटते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बोलते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। चलो जी, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटा कोई भी प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो वो इस साइड पर आएगा। यहां पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। क्लियर है बात? चलो जी, यहां पे सारे फर्म के फायदे होंगे। और यहां पे क्या आ सकते हैं बेटा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बेटा ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट तो फर्म को मिलता है ना, ठीक है। दैट्स इट। इन दोनों के अलावा यहां कुछ नहीं आएगा। बेटा यहां क्या आएगा? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, की इन दोनों में से तुमने फर्म पार्टनर्स को क्या दिया? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, टू सैलरी दी, रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके अलावा तो और तुम पार्टनर को कुछ दोगे नहीं। कभी कभार हम इसी पैसे में से कुछ जनरल रिजर्व भी निकाल देते हैं, वो भी निकाल दिया, ठीक है। अब जो बचा वो सब कहां चला जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी बताऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है जी। आपने ये बांट दिया, अगर फिर भी कोई प्रॉफिट बच गया तो वो कहां चला जाएगा? सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। बेसिकली तुम्हारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये है, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे बेटा अब हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा 2 मेथड से बनता है ये। एक होता है फिक्स मेथड और बेटा एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। बेटा फिक्स मेथड, चलो जी सबसे पहले हम करेंगे फिक्स मेथड को।
बेटा फिक्स मेथड जब बनता है जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स हो जाए कि हमें उस कैपिटल को हिलाना डुलाना नहीं है, तब हम फॉलो करते हैं फिक्स मेथड को। अब इसके अंदर बेटा दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। पहला अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा दूसरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन तो पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा होंगी ना। जब तुम्हें कैपिटल ना बढ़ाना ना घटाना तो तुम्हें दूसरा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो तुम कौन सा अकाउंट मेंटेन करोगे? करंट अकाउंट सॉरी बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो तरीके की ट्रांजैक्शन होंगी। सबसे पहले अगर पार्टनर कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, अगर पार्टनर कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो वो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। या फिर पार्टनर कोई भी ड्राइंग्स कर रहा है, बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, कोई भी ड्राइंग्स कर रहा है अगेंस्ट कैपिटल तो वो हो जाएगा डेबिट। बेटा पार्टनर पैसा कहाँ से निकाल सकता है? या तो अपने कैपिटल से निकाल सकता है या प्रॉफिट से। बेटा अगर वो कैपिटल से निकाल रहा है तो उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ पर होगी बेटा? फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा और इसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, कभी भी इंटरेस्ट चार्ज इस वाली ड्राइंग्स के ऊपर नहीं होता। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तभी मानना, अदरवाइज वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जिसपे इंटरेस्ट चार्ज फर्म करती है। चलो जी, करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? करंट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शंस होते हैं A to Z, सारी ट्रांजैक्शंस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जैसे बनता है नॉर्मल। आ जाओ जी, आगे हम देखेंगे इन दोनों के फॉर्मेट। सबसे पहले इस मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा बेटा? बेटा हो सके तो मेरे साथ नोटिंग करते चलो, आप लोगों के लिए फायदा है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ए बी पर्टिकुलर। बेटा शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज मत करना। बेटा यहाँ पे बाय बैलेंस BD लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। तुम ये सोचते होगे ना सर, 90% बच्चे सोचते होंगे सर ये क्रेडिट में क्यों लिखा हमने बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस। बेटा हमेशा ध्यान रखना, 11th क्लास का अगर अभी भी जानना है तो जाकर वीडियो में नहीं चेक कर लो। 11th क्लास का जनरल एंट्री वाला चैप्टर है जिसमें मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से अभी उंगलियों पे काउंट करा रहा हूँ। एसेट का नेचर डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट एंड घटेगा तो क्रेडिट। और बेटा जिसका जो नेचर है उसका ओपनिंग बैलेंस उसी साइड जाता है। अब ये कैपिटल है, फर्म के लिए ये एक लाइबिलिटी है, इसका नेचर क्रेडिट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस BD। और मैंने तुमसे बोला यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सबसे पहले बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, उसके बाद बेटा टू बैंक ड्राइंग, कौन सी बेटा? अगेंस्ट कैपिटल। दैट्स इट बेटा, दैट्स इट। बस यहाँ जो फिगर बचेगी बेटा वो टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। ठीक है जी, चलो आगे आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बेटा इसके अंदर सारी ही ट्रांजैक्शंस इसके अंदर होंगी, सारी A to Z। ठीक है, ए बी पर्टिकुलर डेबिट और बेटा क्रेडिट। बेटा अगर कोई करंट अकाउंट का ऑलरेडी बैलेंस है तो बाय बैलेंस BD लिखोगे यहाँ पे, या फिर टू बैलेंस BD लिखोगे यहाँ पे। सर ये टू बैलेंस BD क्यों है? आप तो बोल रहे थे लाइबिलिटी। बेटा कभी कभार क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है तो वो अपोजिट साइड जाता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव बैलेंस है ये हमेशा एसेट साइड में दिखेगा तुमको बैलेंस शीट के अंदर। चलो जी ठीक है, अब उसके बाद पार्टनर्स को तुम्हें कुछ भी देना है, पार्टनर्स को तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो यहाँ आएगा, पार्टनर्स को तुमने बाय सैलरी दी वो यहाँ आएगा, तुमने पार्टनर्स को P&L एप्रोप्रिएशन का जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो दिया वो यहाँ आएगा। अब पार्टनर्स ने टू बैंक ड्राइंग्स करी, कौन सी बेटा? ध्यान रखना, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज किया तो भी यहाँ आएगा क्योंकि वो हम उनसे ले रहे हैं, उनका कैपिटल कम कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी दैट्स इट। अब ये जो बचा, ये क्या बचा तुम्हारा? टू बैलेंस कैरेट टर्म। दैट्स इट। ये होता है बेटा आपका फिक्स मेथड।
चलो जी आगे चलेंगे, जल्दी से आ जाओ। अब हम आएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड पे। बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है, इसको कैसे ध्यान रखोगे। फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब जो पार्टनर की कैपिटल है वो बढ़ भी रही है और घट भी रही है, बढ़ भी रही है और घट भी रही है, फिक्स नहीं है पार्टनर की कैपिटल। तो इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, उसे हम बोलते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर सारी ही ट्रांजेक्शन सब इसके अंदर होंगी, चाहे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, चाहे वो अगेंस्ट प्रॉफिट हो, चाहे इंटरेस्ट चार्ज हुआ हो चाहे ना हो, सब कुछ ही हम इसी के अंदर करेंगे। कैसे, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट मतलब ए और बी, ए और बी। सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बेटा तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया, ठीक है जी। उसके बाद तुम क्या दोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दिया तुमने बेटा पार्टनर को। उसके बाद बेटा क्या दोगे बताओ, जल्दी बताओ। उसके बाद तुमने सैलरी दी, रेम्यूनरेशन दिया, कमीशन, कुछ भी जो भी दोगे वो यहाँ आएगा। उसके बाद पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, वो भी यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी, चाहे किसी के भी अगेंस्ट कैपिटल के या प्रॉफिट के, वो यहाँ आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा, वो सब यहाँ आएगा क्योंकि उससे कैपिटल उसका कम हो रहा है बेटा, ठीक है। अगर पार्टनर कोई एसेट लेकर गया, मतलब अगर पार्टनर ने कोई एसेट खरीद लिया तो यहाँ आएगा टू एसेट टेकन ओवर, ठीक है बेटा। और बेटा क्या आ सकता है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने डाल दिया, बैंक हमने डाल दिया, कैपिटल, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत। अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो वह यहाँ आएगा, दैट्स इट। अब जो बैलेंस यहाँ पे बचा वो क्या होगा बेटा, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। ये था बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस वीडियो को अगर आपने ढंग से देख लिया, मैं लिख कर दे रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करोगे, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। हमने पार्टनरशिप डीड कर लिया, हमने उसके बाद चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे पार्टनर कर लिया, हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लिया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर लिया, ठीक है बेटा। अब बेटा क्या बचता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बचता है, चलो जी अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। मतलब बेटा मैंने तुमसे बोला था ना कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, थोड़ा सा लॉजिक समझा दूं। चलो बेटा, एक पार्टनर जो होता है वो फर्म में पैसा लगाता है, तो फर्म इसके बदले में इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। इस पैसे पे इंटरेस्ट क्यों देती है भाई, अगर ये बंदा इस पैसे को कहीं एफडी में डाल देता, कहीं म्यूचुअल फंड में डाल देता, कहीं स्टॉक्स में डाल देता, तो यहाँ से इसको रिटर्न मिलता ना, बट इसने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगाई, इस रिटर्न को छोड़ के इसने पैसा कहाँ लगाया, फर्म में। तो फर्म इसके बदले में इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है ऑन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है, पार्टनर को। बेटा हमेशा ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर मिलेगा, हमेशा किस पर मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पर, ये हमेशा ध्यान रखना। अब किसी किसी क्वेश्चन के अंदर बेटा तुम्हें ना ओपनिंग कैपिटल मिसिंग दे रखी होगी, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगी, अब तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, बट क्लोजिंग कैपिटल उस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। भाई क्लोजिंग कैपिटल तुम्हें गिवन होगी, बट तुम्हें निकालना क्या है, मिसिंग ओपनिंग कैपिटल। अब वो कैसे निकलेगी वो ध्यान से देख लो बेटा। चलो जी, दो मेथड है हमारे कैपिटल अकाउंट बनाने के। सबसे पहले फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड के अंदर इसका तरीका अलग होगा निकालने का। चलो जी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। मैं आपको सीधा सा एक तरीका बता रहा हूं यार, सीधा सा एक तरीका। आप याद है जो जो कैपिटल अकाउंट में आप प्लस करते थे वो यहां माइनस कर दो, और जो माइनस करते थे वो प्लस कर दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। माइनस मतलब डेबिट और प्लस मतलब क्रेडिट। अब देखो बेटा क्लोजिंग कैपिटल है, तो अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर फिक्स मेथड से तुमने वहां पर क्रेडिट क्या किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे माइनस कर दोगे बेटा एडिशनल कैपिटल, ठीक है।
और बेटा प्लस क्या करोगे सर ड्राइंग कौन सी, सर जो अगेंस्ट कैपिटल है आपने बताया था हमें, वो क्या कर दोगे बेटा प्लस कर दोगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। दैट्स इट बेटा, दैट्स इट। उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है, वो कौन सा बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे बेटा, यहां तो सब कुछ ही दे रखा होगा, जो पहले क्रेडिट करा है मतलब जो पहले प्लस करा है वो हम माइनस करेंगे, और जो पहले माइनस करा है वो हम प्लस करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल बेटा, अगर अभी मैं इस क्लास में आपको लॉजिक बताने बैठूंगा ना तो रात निकल जाएगी इस चैप्टर में। ये मैराथन है, इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूं कि आप मैक्सिमम नंबर खींच लो शॉर्ट ट्रिक से। बेटा क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है, अब इसके अंदर सबसे पहले आप प्लस क्या करोगे सर एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे। ग्रेट बेटा, प्लस करोगे। भाई गधे हो तुम, गधे कौन हो तुम सर, गधे हम। बेटा माइनस करोगे, तुम क्या करोगे माइनस एडिशनल कैपिटल, क्योंकि पहले प्लस करी थी। फिर बेटा माइनस क्या करोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें मिला था, ये भी माइनस करोगे। फिर सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन तुम करोगे, वो भी तुम प्लस करोगे। ठीक है यार मेरे को 1 मिनट देना, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट देना, ठीक है। हाँ जी, सॉरी यार थोड़ी देर के लिए मेरे को क्लास पॉज करनी पड़ी, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए अटेंड करनी पड़ी। चलो यार वापसी आते हैं, जल्दी से आ जाओ। सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन कुछ भी आपने दिया होगा वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और क्या माइनस कर सकते हो बेटा, बेटा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट आपको मिला होगा वो आप यहाँ पे माइनस करोगे। ठीक है चलो जी, अब हम आ जाते हैं एडिशन। बेटा कोई भी ड्राइंग्स या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो सब आप ऐड करोगे बेटा। और क्या ऐड करोगे, डेबिट साइड में और क्या आता है ऐड, ड्राइंग्स आती है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, दैट्स इट। और कुछ भी आप डेबिट करोगे एटसेट्रा, मतलब जो भी हम पार्टनर से लेंगे वो सब हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये बेटा आपका निकल के क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना एक चीज़, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम जो भी पीछे क्रेडिट करके आए हो माइनस हुआ है, और जो भी पीछे डेबिट करके आए हो वो प्लस करा है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसका लॉजिक, ठीक है। चलो बेटा हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब बेटा एक बहुत जिसे बोलते हैं ना बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है, और जिसकी है ना बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। वो डिमांड क्या है बेटा, इससे क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, तुम ये सोच के चलो। हम उस टॉपिक को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। बेटा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल क्या होता है, चलो इसे हम बहुत तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। बेटा मैं अभी बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बहुत डीप में समझाऊंगा, जो क्वेश्चन बहुत इररिलेवेंट से होंगे कॉन्सेप्ट उन्हें मैं छोड़ दूंगा बेटा, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करो ये एक पार्टनर है, ठीक है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था फर्म से 50,000 का, ठीक है, बट फर्म ने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, और जो फर्म का जो 5 लाख प्रॉफिट था वो एज इट इज अपने ए और बी पार्टनर में जो फर्म में लिखा था इक्वली डीड में लिखा था बांट दिया, मतलब 2.5 लाख इसको दे दिया और 2.5 लाख इसको दे दिया। सर मतलब यार फर्म का अगर 5 लाख प्रॉफिट है तो पहले 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देगा, फिर बचेगा 4.5 लाख, इस 4.5 लाख को बांटेगा ना, ये थोड़ी है कि पूरे 5 लाख को बांट देगा, 4.5 लाख बटेगा ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो भी समझाया। तो फर्म से यहाँ पे क्या होगी गलती हो गई, क्या हो गई गलती कि 50,000 फर्म ने पार्टनर को नहीं दिए। तो इस केस में क्या करोगे बेटा, गलती को सुधारोगे, गलती को सुधारोगे। तो सुधारने के लिए हम क्या बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। एक एग्जांपल और लेना चाहूंगा बेटा। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सपोज करो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है, डीड में लिखा था कि ये 3:1 में बंटना है, बट फर्म ने क्या करा ये अपने दोनों पार्टनर में
इक्वली बांट दिया 2.5 लाख 2.5 लाख, तो फर्म ने ये गलती कर दी, गलत बांट दिया। तो फर्म क्या करेगी, इस 5 लाख को जो फर्म ने बांटा था 2.5 लाख उन दोनों से वापसी लेगी। क्या करेगी, 2.5 लाख और 2.5 लाख फर्म उनसे वापस लेगी। क्या लेगी बेटा, वापस लेगी। ठीक है जी, फर्म उनसे क्या कर लेगी, वापस ले लेगी, और फिर इस 5 लाख को दोबारा बांटेगी 3:1 के अंदर। क्लियर है। ये दो तरीके की मेन गलती है जो एक फर्म करती है, और इसके लिए हम क्या बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। चलो जी, एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, मैं सिर्फ इसलिए डीप में जा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल लेता हूं भाई, एक फर्म है ए और बी की, ठीक है, मान लेते हैं शाइनविंग एसोसिएट्स, ये फर्म है, ठीक है जी। यहाँ पे डीड में लिखा है कि फर्म में जो प्रॉफिट बटना चाहिए वो इक्वली बटना चाहिए। फर्म का प्रॉफिट हुआ बेटा 5 लाख रुपए, ठीक है, और फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए और बी को, मान लो बेटा 25,000 ए को देना है और बेटा 25,000 बी को देना है। अब फर्म से गलती क्या हुई, फर्म ने इस 5 लाख को 3:2 रेशियो में बांट दिया, मतलब 3 लाख तो फर्म ने ए को दे दिया और 2 लाख फर्म ने बी को दे दिया, जबकि ऐसा नहीं करना था। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देना भूल गई, फर्म देना भूल गई। अब इनकी गलतियों को सुधारना है बाय एन एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। अब ये तुम कैसे सुधारोगे, आ जाओ जी बेटा। सबसे पहले यहां पे एक पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, ठीक है जी। यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, कितने पार्टनर है, ए बी और बेटा फर्म, इनके दो दो कॉलम बनेंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। चलो जी, अब सबसे पहले क्या हुआ क्वेश्चन के अंदर, फर्म ने 5 लाख रुपए बांटे गलत, तो वो 5 लाख हम वापस लेंगे। तो यहां पर लिख दो भाई रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। अब जब तुम पार्टनर से पैसा वापस लोगे तो उनका कैपिटल क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, सर डेबिट होगा, क्योंकि उनका कैपिटल कम हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है बेटा, डेबिट कर दो 3 लाख, डेबिट कर दो 2 लाख, और फर्म में आके क्रेडिट कर दो 5 लाख, क्योंकि फर्म के पास तो आ गया है ना, कोई दिक्कत। अब दूसरी गलती, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को देगा। फर्म ने 25,000 इसको दे दिया और फर्म ने 25,000 इसको दे दिया, और अपना फर्म में 50,000 फर्म ने डेबिट कर लिया। दैट्स इट। चलो जी, अब देखते हैं फर्म के पास क्या बचा। वो जो भी बचेगा वो पार्टनर्स का ही होगा। चलो, फर्म का देखो बेटा, डेबिट बैलेंस 50,000 है, क्रेडिट बैलेंस 5 लाख है, मतलब फर्म के पास क्या ज्यादा है, सर फर्म के पास तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 4.5 लाख, तो 4.5 लाख को डेबिट में लिख दो। 4.5 लाख फर्म के पास ज्यादा है क्रेडिट साइड में, मतलब फर्म के पास प्रॉफिट ज्यादा है, तो 4.5 लाख किस में बटेगा बेटा, पार्टनर्स में बटेगा। बेटा किस रेशियो में, सर इक्वल बटेगा, क्योंकि डीड में इक्वल लिखा था। चलो जी, अब लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस। बेटा 4.5 लाख है तो कैसे बांटोगे, इक्वल 2,25,000 2,25,000। चलो बेटा क्रेडिट कर दो दोनों में, 2,25,000 2,25,000। क्लियर, कुछ नहीं करना बेटा, अब जस्ट टोटल करना है, पूरे का टोटल। ये तो बेटा नेट आ जाएगा। बेटा इसका टोटल क्या है यहाँ पे, 3 लाख, 2,25,000 और 25,000, ये कितना हो गया बेटा, 2,50,000। बेटा यहाँ पे कौन सा ज्यादा है, सर यहाँ पे 50,000 से ज्यादा है डेबिट साइड। कौन सी साइड, डेबिट साइड। यहाँ पे बेटा क्या है 2 लाख, और बेटा यहाँ पे क्या है 2,50,000। बेटा यहाँ पे कौन सी साइड ज्यादा है, सर यहाँ पे 50,000 से ज्यादा है क्रेडिट साइड। ये तो मैच होगा ही होगा हमेशा। तो बेटा इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी, जल्दी से बताओ बेटा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा,
50,000। बेटा ये था आपका पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। अगर आपने ये क्वेश्चन ढंग से कर लिया, एग्जाम्पल कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है रिवीजन के लिए बेटा, वो है आपका गारंटी। बेटा गारंटी का मतलब क्या है? भाई किसी को वादा करना, किसी को गारंटी देना, जैसे आपको किसी भी चीज़ की गारंटी मिल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, दो पार्टनर है ए और बी, इसको केस 1 मान लो आप, ठीक है जी। अब बी कह रहा है यार ए से कि भाई मुझे तो कम से कम है ना 70,000 रुपये चाहिए ही चाहिए, साल के एंड में नहीं हुए तो भाई मेरा गुजारा नहीं चलेगा। तो ए बोलता है मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, अगर तेरे पास 70,000 में जितने भी कम हुए वो सारे पैसे तुझे मैं दूंगा। मतलब सपोज करो बी को एट द एंड आके 50,000 रुपये फर्म ने दिए प्रॉफिट का हिस्सा, तो ए कह रहा है कि मैं अपने हिस्से से तुझे 20,000 रुपये दूंगा, अब तू काम कर ले। तो ए ने क्या करा, 20,000 की गारंटी दे दी। मतलब ए को 20,000 प्रॉफिट कम मिलेगा और बी को 20,000 प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। दैट्स इट, इट इज़ अ गारंटी। और ये हमारा फर्स्ट केस है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है तब क्या होता है। अब बेटा क्या होगा, ये जो इसने गारंटी वाला पार्ट दिया है 20,000, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ये कहाँ पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ए में से माइनस हो जाएगा और बी में जाके प्लस हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। आ जाओ बेटा केस नंबर 2। बेटा केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, जल्दी से आ जाओ। यहां पे फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को। फर्म बोल रही है सुन मेरे भाई पार्टनर, जैसे मान लो ये फर्म है और ये ए है पार्टनर, तेरे को मैं गारंटी दे रही हूं 1,00,000 रुपए की, कि तेरे को 1,00,000 रुपए इस साल के एंड में मिलेंगे। अगर 1,00,000 से कुछ भी कम मिले तो वो पहले मैं तुझे दूंगी। दैट्स इट, ये फर्म ने गारंटी दे दी। यार अल्टीमेटली ना एक चीज समझ के चलना, गारंटी से फर्म दे चे पार्टनर, कटना बेचारे पार्टनर का ही है, ध्यान रखना। तो अब एग्जाम्पल में मान लो ए को सिर्फ 80,000 रुपये मिले, अब ए को 20,000 रुपये कम मिले, ए को 20,000 कम मिले, तो ये फर्म क्या करेगी, ये 20,000 दूसरे पार्टनर को उठा के यहाँ डाल देगी। एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। सपोज करो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 है, ठीक है जी। फर्म ने ए को गारंटी दी है बेटा 40,000 की, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जब फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है लास्ट में सारे खर्चे वर्चे सब कुछ काट के, तो भाई 30,000 तो ए को मिल रहा है और 50,000 बी को मिल रहा है। तो फर्म क्या करेगी, फर्म बोलेगी भाई ये जो 80,000 का प्रॉफिट जो बच रहा है ना, इसमें से पहले मैं 40,000 दूंगा ए को और जो बचा हुआ 40,000 है वो मिलेगा बी को। तो फर्म इस केस के अंदर जो पहले गारंटी किया हुआ अमाउंट है वो पार्टनर को दे देगी और बचा हुआ अमाउंट बैलेंस पार्टनर से बढ़ जाएगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। केस नंबर 3, इसके बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं मेरे को इस बार आने के। जब पार्टनर गारंटी देता है फर्म को, पार्टनर किसको गारंटी दे रहा है बेटा, फर्म को गारंटी दे रहा है। अब पार्टनर क्या गारंटी दे रहा है, पार्टनर बोल रहा है हे फर्म मैं तेरे को इस साल 2,00,000 रुपए कमा कर दूंगा। फर्म बोला अगर नहीं दिए तो पार्टनर कह रहा है आप मेरे कैपिटल अकाउंट से काट लेना, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल में हुआ क्या, पार्टनर ने फर्म को कमा के दिए 1,75,000। 25,000 कमाने में ये जो पार्टनर है ये फेल हो गया। अब फर्म क्या करेगी, फर्म ये 25,000 पहले तो इसकी कैपिटल से डेबिट करेगी और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में इन 25,000 को लाके प्लस करेगी। क्लियर है बात, दैट्स इट। ये चैप्टर हमारा डन है। इस चैप्टर के मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज कर लिए। इस चैप्टर में मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज नहीं कराया मैं वो भी बता देता हूं बिल्कुल ऑनेस्टी से। सबसे पहला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है।
बेटा सेकंड टॉपिक मैंने इसके अंदर क्या नहीं कराया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बेटा रेक्टिफिकेशन है, 4 से 5 केसेस हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लगना है जो उसके अंदर दे रखा है, तो दैट्स इट, वो आपको याद करना है। वो मुझे नहीं लग रहा था कि कोई समझाने वाली या रिवाइज कराने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने इस चैप्टर के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, चलो जी, हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ जल्दी से बेटा, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ, जिसे हम बोलते हैं बेटा गुडविल वैल्यूएशन। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 गुडविल वैल्यूएशन। बेटा सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, जो गुडविल होती है वो क्या होती है। बेटा गुडविल जस्ट एक्स्ट्रा, जिसको हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा, तुम्हारी कंपनी की जो वैल्यू थी, मान लो तुम्हारी कंपनी की वैल्यू 5 लाख है, मार्केट में देखने गए 7 लाख मिली, वो जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिली वो क्या है, गुडविल है। क्यों बेटा, तुमने जो पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उसका जो रिजल्ट तुम्हें फ्यूचर में मिल रहा है वो रिजल्ट होता है गुडविल, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है बेटा, गुडविल 2 तरीके की होती है। एक गुडविल होती है बेटा सेल्फ जनरेटेड, और एक गुडविल होती है बेटा परचेज्ड गुडविल। बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, जिसको हम खुद वैल्यू करते हैं, खुद कैलकुलेट करते हैं, किस पर्पस के लिए? बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस के लिए। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेटा एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के पर्पस के लिए जो हम खुद गुडविल वैल्यूएशन करते हैं उसे हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल मतलब किसी का बिजनेस आप महंगा खरीद लाए, मान लो ए के बिजनेस की वैल्यू 5 लाख थी, आप ए को पेमेंट 7 लाख कराए, तो वो जो 2 लाख की पेमेंट आप ज्यादा करके आए, ये तुम्हारी क्या है? परचेज गुडविल। क्लियर है बेटा? परचेज गुडविल हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती है, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आती। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन याद रखना, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, चैप्टर का नाम है बेटा गुडविल वैल्यूएशन। इसके 4 मेथड है, 3 मेथड में डिस्कस करूंगा। बेटा आ जाओ, सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है समझने की कोशिश करो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स। कैसे? प्रॉफिट ऑफ ईयर 1, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2, प्रॉफिट ऑफ ईयर 3, प्रॉफिट ऑफ ईयर n, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपका एवरेज आ जाएगा। बी बेटा फिर आप यहां पे निकालोगे गुडविल। कैसे? जो आपका ए आया है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर समझा दो। सुनो भाई, ये मेथड तुमसे ये कहता है कि पिछले, फॉर एन एग्जांपल, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले लो। पिछले 4 साल के जो तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट है, इसको याद रखना, बिजनेस के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। जितने साल का पैसा तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे 4 साल का पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो 4 साल का एवरेज कैसे निकालोगे? मान लो 2021 का जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है, 2022 का है वो 1 लाख है, 2023 का वो 4 लाख है, 2024 का है वो लॉस था 50,000 का, 2025 का है वो मान लो 1,50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो 5 साल का ले लिया, इन सबको प्लस करो, 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 4 लाख माइनस 50K प्लस 1.5 लाख डिवाइड बाई 5, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका क्या आएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट।
अब कितने साल के लिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कितने साल के लिए तुम्हें देना पड़ेगा, कितने साल के लिए लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 3 से, 2 से, ये तुम्हारी आ जाएगी गुडविल। इस मेथड के अंदर ये तो बहुत ईजी चीज़ है। जो इस मेथड के अंदर बच्चे गलती करते हैं वो क्या होता है बेटा, जो बच्चे गलती करते हैं उसे बोलते हैं हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ये कैसे निकालोगे बेटा, यहां पर बात करिए बिजनेस प्रॉफिट की, पिछले 4 साल के बिजनेस प्रॉफिट्स लेने तुम्हें। अब एक बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट होता है जरूरी नहीं है वो बिजनेस से रिलेटेड ही हो। सर एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल करता हूं। 2021 का जो प्रॉफिट था ना वो 5 लाख था। कितना था? 5 लाख। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी कंसीडर्ड है, हमें उनको सही करना है। पहला फैक्टर, इन लोगों ने एक व्हीकल खरीदा था 50,000 रुपए का। कितने का? 50,000 रुपए का, जिसे इन्होंने P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया एंड उस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज नहीं हुआ। मान लो 10% का रेट है। तो बेटा क्या इस 5 लाख में गलती नहीं हो रही? ये जो 50,000 का व्हीकल खरीदा है बेटा, क्या ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये कभी भी P&L में डेबिट नहीं होता है, कैपिटलाइज होता है। तो इन्होंने हमारा प्रॉफिट 50,000 से कम कर रखा है। तो क्या करोगे बेटा, इस 5 लाख में इस 50,000 को ऐड करोगे और माइनस क्या करोगे? सर इस पे डेप्रिसिएशन तो लगेगा 5,000 का, वो माइनस करोगे, इसको सही करोगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा। सर आग लग गई थी, सर आग लग गई थी, हमारा स्टॉक जल गया था 5 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का, जिसमें से सर 2 लाख की इंश्योरेंस क्लेम से रिकवरी होगी, तो हमारा नेट लॉस सर 3 लाख रुपए का हो गया था। 3 लाख तो तुमने यहाँ पे डेबिट कर रखा होगा ना P&L में, बट ये तुम्हारा वो लॉस थोड़ी है जो हर बार ही होता है, ये तो कभी कभार होता है, तो बिजनेस का लॉस थोड़ी है भाई। तुम इसको कैसे कैसे काउंट कर सकते हो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के अंदर? क्या हर साल हो रहा है लॉस? तो ये तो फेयर नहीं है ना। तो क्या करोगे, इस 3 लाख को प्लस करोगे, यहाँ पे अपने प्रॉफिट को बढ़ाओगे। आ जाओ बेटा, थर्ड ले लो। सर हमने ना अपने बिजनेस का एक एसेट बेच दिया था। सर मैंने कंप्यूटर बेच दिया था 1 लाख के प्रॉफिट पे, तो सर वो भी इस प्रॉफिट में इंक्लूड है। अबे गधो, क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? क्या तुम एसेट बेचते फिरते हो? नहीं भाई, तुम अपने परचेजेस बेचते हो, तुम गुड्स बेचते हो। एसेट से जो प्रॉफिट हुआ है बेचकर, वो तुम्हारे इस प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए, तो उसे तुम्हें माइनस करना पड़ेगा 1 लाख को। तो एक्चुअल प्रॉफिट अब आएगा, क्या आया? 5 लाख जमा 50,000, 5.5 लाख माइनस 5,000, कितना हो गया? 5,45,000 जमा 3 लाख, 8,45,000 माइनस 1 लाख, 7,45,000 एक्चुअल प्रॉफिट आया है 2021 का। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बेटा, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट में से माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और बेटा ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दैट्स इट। इसको ध्यान रखना, यही गलतियां करते हैं बच्चे। ठीक है जी, चलो अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट मेथड में। कहाँ गया मेरा रेड पेन? ये रहा। चलो जी, सेकंड मेथड पे हम चलेंगे, सुपर प्रॉफिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पहले सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा बेटा। सबसे पहले ए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज प्रीवियस मेथड। ठीक है जी। उसके बाद बी बेटा, फिर तुम निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बेटा सी आ जाओ, फिर तुम निकालोगे बेटा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा? ए माइनस बी। फिर फोर्थ स्टेप में तुम निकालोगे बेटा गुडविल। कैसे?
जो तुमने सुपर प्रॉफिट निकाला है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट सेट। आ जाओ समझते हैं। मैंने तुम्हें गुडविल का मतलब क्या बताया था, जस्ट एक्स्ट्रा। बेटा तुमने सबसे पहले कैलकुलेट करा कि तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। मान लो तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 तुम्हारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब तुम्हें देखना है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कितना कमा रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कितना कमा रहे हैं, तुम्हें ये चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न लोगे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है बेटा। अब तुम निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिस पे रेट लगाओगे, मतलब कितना पैसा तुमने आज तक बिजनेस में लगाया वो कैसे निकलता है। बेटा जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, हमेशा ध्यान रखना, दो तरीके से निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहला हम लायबिलिटी साइड से लेकर चलते हैं। बेटा क्या करते हैं हम, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कोई दिक्कत, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, जो भी बैलेंस शीट में जो परचेज गुडविल होती है, माइनस फिक्टिटियस एसेट, फिक्स्ड एसेट नहीं है, फिक्टिटियस एसेट्स, उसमें से माइनस करोगे बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये माइनस करके तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरा एसेट साइड से बेटा कैसे निकाला जाएगा, चलो जी। सबसे पहले बेटा तुम्हारे टोटल एसेट्स जितने भी हैं उसमें से माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, माइनस फिक्टिटियस एसेट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दैट्स इट। आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, जी सर निकल गया। चलो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते ही बेटा तुम्हें क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो तुम्हारा 4 लाख रुपए आया, तो इंटू 10%, तो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए 40,000, बट तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो ये सुपर प्रॉफिट कितना है तुम्हारा, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कितना है 10,000, 50,000 माइनस 40,000, 10,000 आ गया। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, 40,000, ये तुम्हारी क्या आ गई बेटा, गुडविल। दैट्स सेट, दैट्स सेट। चलो जी, अब हम नेक्स्ट मेथड समझेंगे बेटा, जल्दी से आ जाओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो जी, सबसे पहले मैं आपको पता है फॉर्मूला लिखूंगा इसका। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ फर्म, इसको तुम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो। एज प्रीवियस, जैसे हम ऊपर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के आए हैं, सेम ऐसे तुम्हें नेटवर्थ निकालनी है। बी, अब तुम निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। सी, अब तुम निकालोगे कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू। वो कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी बेटा। डी में आपका गुडविल आ जाएगा, कैसे गुडविल आ जाएगा, सी माइनस ए, ये तुम्हारा गुडविल आ जाएगा। चलो बेटा इसको भी समझा देता हूं मैं। हमने जस्ट क्या किया है, तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू तुम्हारे पास एक्चुअल बुक्स में कितनी है और मार्केट में कितनी है, तुमने कैलकुलेट किया कि भाई बुक्स के हिसाब से मेरी नेटवर्थ कितनी है। वही फॉर्मूला लगा के तुमने कैलकुलेट किया, यार मेरी नेटवर्थ तो जो आ रही है वो 50 लाख की आ रही है, मेरी नेटवर्थ कितने की आ रही है 50 लाख की। बट अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री मेरी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, मार्केट वैल्यू क्या है। तो तुमने क्या करा, अपने एवरेज प्रॉफिट लिया। मान लो तुमने अपना एवरेज प्रॉफिट ले लिया 40 लाख, क्या ले लिया 40 लाख। तुमने इसको डिवाइड कर दो, मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो मार्केट के हिसाब से तुम्हारी जो वैल्यू आ गई, एक मिनट, 40,000, सॉरी
4 लाख, 10% से डिवाइड कर दो, तुम्हारी मार्केट वैल्यू आ गई 40 लाख, सॉरी 6 लाख से कर दो, तुम्हारी मार्केट वैल्यू आ गई 60 लाख रुपए। तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आएगी? 60 लाख। तो बेटा कितना ज़्यादा तुम मार्केट वैल्यू होल्ड करते हो? सर 10 लाख रुपए। तो ये तुम्हारी गुडविल है, इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने तुमको इस फॉर्मूले में सेम चीज़ समझाई है। सबसे पहले नेटवर्थ निकालनी है, कैसे? जैसे ऊपर सीखी थी। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट सिखा चुका हूँ कैसे निकालना है। उसके बाद बेटा तुम्हें मार्केट वैल्यू निकालनी है फर्म की। वो कैसे निकालोगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू माइनस में जो नेटवर्थ है, वो तुम्हारी गुडविल हो जाएगी। बेटा हमने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। हमने एक लास्ट मेथड नहीं पढ़ा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं फिर भी बताता हूँ, कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकाल के डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, दैट्स इट, ये तुम्हारी गुडविल आ जाएगी, और कुछ भी नहीं है। हमने 2 चैप्टर सक्सेसफुली क्लियर कर लिए हैं। 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, 10 सेकंड का पानी पीने के लिए, आप भी पी लो। बेटा हमने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए, अब हम जल्दी से चलो जी आगे चलते हैं। बेटा अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4। बेटा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 क्या है? चेंज इन पीएसआर, इसको भी चेंज लिख रहा हूं। एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा एक्चुअली क्या है, ये जो चैप्टर है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वर्थ जो है वो 3 मार्क्स की है। बट ये 3 मार्क्स भी कवरेज हो जाएंगे अगर आपने एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ लिया, क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट चेंज है, सेम है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, जो इसमें लगेंगे वो इसमें लगेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं और आपका चेंज इन पीएसआर भी खत्म हो जाए। मेरे हिसाब से चेंज इन पीएसआर के ऊपर ज़्यादा दिमाग मत खराब करना, कोशिश करना एडमिशन के ऊपर जितना फोकस कर सको, क्योंकि एडमिशन में आपको 6 to 8 मार्क्स कंपलसरी दिखेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखना। अब बेटा ये चेंज इन पीएसआर या एडमिशन ये क्या होता है? चलो यार समझने की कोशिश करते हैं। मैं एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताकर चलूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। बेटा क्या ना, एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इस चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो एक पार्टनर है ए और एक पार्टनर है बी, ये दोनों बेचारे इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है? अब इनकी जो फर्म है ना वो बड़ी हो रही है, वो क्या हो रही है? डे बाय डे बड़ी हो रही है, डे बाय डे बड़ी हो रही है। अब जब बिजनेस बढ़ता है तो फर्म को और लोग ऑनबोर्ड करने पड़ते हैं, तो अब इनको एक पार्टनर की और ज़रूरत है, नाम के सी की और ज़रूरत है। तो जब सी आएगा तो यार सी आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग भी लेगा, यार पार्टनर आ रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग लेगा ही लेगा। अब भाई पहले इनको हाफ हाफ मिल रहा था, अब क्या होगा? अब इन दोनों को कम मिलेगा, सी को मिलेगा या एक को कम मिलेगा, बट सी को प्रॉफिट शेयर तो देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट शेयर कहीं हवा में से आ नहीं जाएगा, इन दोनों को अपने में से बांटना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे तुम्हारी रेशियो चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? रेशियो चेंज हुई है, तुम्हारी रेशियो चेंज हुई है। इस रेशियो चेंज के इम्पैक्ट की वजह से ही ये चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट बने हैं। क्योंकि किसी का एडमिशन होते ही, रिटायरमेंट होते ही, डेथ होते ही सबसे पहले जो चेंज होती है वो क्या चेंज होती है? रेशियो सबसे पहले चेंज हो जाती है। समझे मेरी बात? तो सबसे पहले क्या चेंज होता है? रेशियो। अब रेशियो चेंज होने के बहुत सारे इम्पैक्ट है जो हम आगे आके सीखेंगे, ठीक है? तो चलो इस चैप्टर को हम जल्दी से शुरू करते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज हम शुरू करेंगे, ठीक है? अब देखो इस चैप्टर के अंदर जो हमें कवरेज करनी है वो किस चीज़ की करनी है?
बेटा सबसे पहले हम रेशियोज की कवरेज करेंगे, सेकंड नंबर पे बेटा हम गुडविल की कवरेज करेंगे, थर्ड नंबर पे बेटा हम रीवैल्यूएशन एंड अदर रिजर्व्स एंड लॉसेस की चर्चा करेंगे। बेटा फोर्थ नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। बेटा फिफ्थ नंबर पे हम डिस्कशन किस चीज़ का करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट्स का। इन 5 पार्ट में हमें डिस्कशन करना है इस चैप्टर में। चलो जी स्टार्ट करते हैं। चलो जी सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट पार्ट, रेशियोज। बेटा एग्जाम्पल के बिना कुछ भी नहीं है। बेटा ए और बी सबसे पहले एग्जाम्पल में बेटा केस नंबर 1 ले रहा हूं। सपोज करो ए और बी रेशियो बांट रहे हैं, ठीक है। एक मिनट बेटा मैं कैलकुलेटर उठा लूं, सॉरी। बेटा मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बट तुम्हें नहीं करना, मैं तो इसलिए यूज कर रहा हूं जैसे तुम्हारा टाइम बच जाए यार, ठीक है। चलो जी ए और बी जो रेशियो बांट रहे हैं वो मान लो बेटा इस टाइम इक्वली बांट रहे हैं, ठीक है। अब बेटा सी आया है 1/4 शेयर से। सी कितने शेयर से आया, 1/4। अब इसके अंदर बेटा हमें बहुत सारी चीजें निकालनी, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं रटाऊंगा। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि सी के आ जाने से अब ए बी सी की रेशियो क्या रहेगी। देखो बेटा सी कितने शेयर से आया सर, सी आया आपका 1/4 शेयर से। कितने से आया, 1/4 शेयर से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा कि रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा। अगर सी 1/4 ले लेगा तो 1 - 1/4 मतलब 3/4। तो ये 3/4 किसका बचा सर, ए और बी का बचा, दैट्स इट। तो यहां पे हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इस 3/4 को बांट दो ए और बी में उनकी पहले वाली रेशियो में। उनकी ए को पहले क्या मिल रहा था 1/2, बांट दो 3/8। बी को ही बांट दो 3/4 इंटू 1/2 3/8। सी को तो तुम्हें पता है बेटा 1/4 मिला है। अब इनका तुम्हें नीचे वाला पार्ट इक्वल करना है तो इंटू 2/2 मतलब कितना हो गया बेटा 2/8। तो बेटा न्यू रेशियो क्या होगी 3:3:2। बेटा ये तो तुम्हारी न्यू रेशियो है। बेटा ओल्ड रेशियो कितनी थी 1:1। ये बेटा ए एंड बी की थी और ये ए बी और सी की है। अब बेटा तुम्हें ना एक हिसाब लगाना पड़ेगा। क्या हिसाब, कि सी के आ जाने से किस पार्टनर को कम मिला और किस पार्टनर को ज़्यादा मिला। चलो हिसाब लगा लेते हैं यार, दिक्कत क्या है। सबसे पहले ए का हिसाब लगाओ। बेटा ए को पहले कितना मिल रहा था सर 1/2, बट अब ए को कितना मिल रहा है 3/3:2 3/8। अब ए को ये मिल रहा है, देख लेते हैं। अगर 1/2 ज़्यादा था और अब कम मिल रहा है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, बट अगर 1/2 कम था और अब ज़्यादा मिल रहा है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो देखते हैं। 8 एलसीएम क्या लोगे बेटा, एलसीएम 8 ही ले लो। 4 - 3 1/8। बेटा ये आंसर पॉजिटिव आया है, ये आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब ए को पहले ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिल रहा है, मतलब इस बंदे ने भैया सेक्रीफाइस करा है। इस बंदे ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। चलो जी बी आ जाओ। बी को 1/2 मिल रहा था, अब बी को कितना मिल रहा है वही 3/8 सेम। इसने भी 1/8 पॉजिटिव, मतलब ये भी बी भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। मतलब इन दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस कर दिया भाई। सी तो कुछ भी हो जाए, सी तो 1/4 = 2/8 से हमेशा गेनिंग पार्टनर ही रहेगा ना भाई, क्योंकि सी को तो मिलेगा ही। सी तो एडमिशन के केस में दान कर ही नहीं सकता, सी तो हमेशा गेनिंग पार्टनर ही रहेगा हमेशा। तो अब यहां से तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकली ओल्ड पार्टनर के बीच में 1:1। तो इस केस के अंदर तुम्हें 2 रेशियो निकालनी आ गई, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। चलो जी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। पहला केस तुम्हें बता दिया,
अब आ जाओ बेटा केस नंबर 2। बेटा ए एंड बी 1:1 में बांट रहे हैं। बेटा सी आया, सी कह रहा है कि मैं 2/4 तो लूंगा फ्रॉम ए, और सी कह रहा है कि मैं 2/8 लूंगा फ्रॉम बी। बेटा देखो फिगर में वैसे ही ले रहा हूँ, अजम्पशन से गलत भी हो सकती है, तो तुम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, गलती पे ध्यान मत देना, ठीक है। तो ए कह रहा है कि मैं 2/8 लूंगा फ्रॉम से और 2/8 लूंगा बी से, 2/4 लूंगा ए से और 2/8 लूंगा बी से। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा फ्रॉम है ना, इसको बस ध्यान रखना, ठीक है। अभी आगे जाके मैं आपको क्लियर करता हूँ इस फ्रॉम का क्या मीनिंग है, ठीक है जी। चलो, तो अब इस केस के अंदर सबसे पहले हम न्यू रेशो फाइंड करेंगे। कौन सी रेशो? न्यू रेशो। कैसे फाइंड करोगे बेटा न्यू रेशो? चलो जी, ए को पहले 1/2 मिल रहा था, मगर सी ए से कितना ले रहा है? बेटा सी ए से ले रहा है 2/4। कितना ले रहा है? 2/4। तो देखते हैं अब ए के पास कितना बचा। 4 2 -2 0 इल्ले, ए को कुछ नहीं मिल रहा। बी को करते हैं भाई, 1/2 मिल रहा था भाई, देखो ना ए से तो पूरा ही ले लिया इसने यार, ठीक है। 1/2, अब इससे कितना ले रहा है? 2/8, तो एलसीएम आ जाएगा 8 4 -2 2/8, मतलब ए को तो 0 मिल रहा है, मतलब ए का तो उसने पूरा, ये 1/2 ही तो होगा, काटोगे तो ए से तो उसका पूरा ले लिया, और बी से कितना लिया है? 2/8। और सी किस रेशो से आया? 2/4 + 2/8, तो कितना हो गया बेटा ये? एलसीएम ले लो, ए 4 2 4 + 2 6/8। ए तो गेनिंग पार्टनर है 6/8 से, 6/8 ही इसको टोटल मिला है ना। हाँ जी, बी के पास कितना बचा? 2/8। तो बेटा न्यू रेशो क्या आ गई? बेटा न्यू रेशो आ गई 0:2:6। कोई दिक्कत? वैसे ऐसा पार्ट तुम्हें मिलेगा नहीं, मैंने पहले बोला था ये अजम्पशन बेस्ड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी न्यू रेशो आ गई, ए को बिल्कुल 0 मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें तो कैसे निकालोगे? बेटा ए का तो पूरा ही सेक्रीफाइस हो गया यार, ए ने तो पूरा 1/2 ही सेक्रीफाइस कर दिया, पूरा का पूरा बेचारा ले गया वो। अब बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? बी को पहले 1/2 मिल रहा था, अब बी को कितना मिल रहा है? अब बी को मिल रहा है 2/8, ठीक है। तो लगा लो बी ने कितना सेक्रीफाइस करा भैया, 8 4 -2, बी ने सेक्रीफाइस करा 2/8। सी तो बेटा गेनिंग पार्टनर आएगा, तो बेटा रेशो क्या आ गई? 1, इसको 8 करना तो 4/4 से कर लो, 4/8। तो बेटा रेशो आ गई 4:2, हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 4:2। हमेशा तुम्हें डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, क्लियर है बात बेटा? ये था हमारा केस 2। अब आ जाओ बेटा अपने केस 3 के ऊपर, ठीक है। केस 3 के ऊपर आ जाओ। केस 3 के अंदर सपोज करो बेटा ए और बी जो है वो बांट रहे हैं 3:2 में, ठीक है। सी आया, सी कह रहा है भैया मैं 1/4 ऑफ ए लूंगा और मैं 1/2 ऑफ बी लूंगा। बेटा अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर तुम्हें समझ आएगा फ्रॉम और ऑफ का अंतर। बेटा फ्रॉम और ऑफ का अंतर समझ आएगा यहां पर, ठीक है। 1 मिनट के लिए मेरे को पॉज देना यार, लंबी वीडियो तो पॉज देना पड़ता है। हाँ जी, तो यहाँ पे ऑफ का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है? ऑफ और फ्रॉम का। फ्रॉम में क्या किया था हमने बेटा? डायरेक्टली माइनस किया था, बट ऑफ में क्या किया था? इस फर्क को पहचानना कि हम ऑफ में क्या करेंगे, ठीक है।
चलो जी, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ए से कितना शेयर लिया, ए से कितना शेयर लिया। ए को कितना मिल रहा था 3/5, बट 1/4 हमने ए का ले लिया, मतलब 3/20 लिया ए से। बी से हमने कितना लिया 2/5 इंटू 1/2, बी से हमने ले लिया 2/10। यहाँ पे बेटा हमने मल्टीप्लाई करा है, किस वजह से, ऑफ वजह से। किस वजह से, ऑफ की वजह से। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 3/20 और 2/10 ये ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है। तो बेटा अब हम न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए रेडी हैं। चलो जी, ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5, बेटा कितना सेक्रीफाइस करा है इसने 3/20। चलो जी देखते हैं। हाँ जी, न्यू रेशो क्या आएगी 20, 12 माइनस 3, 9/20। बेटा बी को पहले 2/5 मिल रहा था, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा 2/10। आ जाओ जी देख लेते हैं। 10, 4 माइनस 2, 2/10। ठीक है जी, न्यू रेशो। और बेटा सी को कितना मिल रहा है, सी को बेटा 3/20, तो इस भाई ने ए से लिया और 3/20 लिया। हाँ जी, 3/20 इससे लिया एंड 2/10 इससे लिया। तो कितना आ गया 3 प्लस 10, 2 जो 4, 7/20। चलो जी, इसका डिनोमिनेटर सेम कर दो, इंटू 2/2 मतलब 4/20। तो बेटा न्यू रेशो क्या आ गई 9:4:7। ये बेटा न्यू रेशो आ गई। दैट्स इट। अब तुम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लोगे भाई, किसको ज़्यादा मिला किसको कम निकलना। ए को पहले 3/5 मिल रहा था, अब ए को कितना मिल रहा है 9, 9 और 4 13 और 7 20, इसको मिल रहा है 9/20। चलो जी देखते हैं सेक्रीफाइसिंग है गेनिंग है। 4 3 जा 12 माइनस 9, बेटा 3/20। इसने तो बेटा सेक्रीफाइस करा है ए ने, पॉजिटिव आ गया ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मिल रहा था यहाँ कम मिल रहा है। बी को पहले मिल रहा था 2/5, अब कितना मिल रहा है 4/20। देख लेते हैं 28 माइनस 4, बेटा ये भी सेक्रीफाइसिंग आ गया। चलो जी, सी तो बेटा हमेशा ही गेनिंग रहेगा यार, 7/20 ये तो हमेशा ही गेनिंग रहेगा। तो तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई बेटा 3:4। बेटा रेशियोज के मैंने ये 3 केस कराए हैं, बहुत अच्छे केस हैं। अगर तुमने ये 3 केस अच्छे से कर लिए ना, रेशियोज का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो यार रेशियोज के। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक तुम्हारे तक बहुत सारे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस लेके आता रहूं, बट अभी मैं सक्सेसफुली आप तक सारे कॉन्सेप्ट पहुंचाना चाह रहा हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो जी आगे आ जाते हैं। हमने रेशियोज को कवर कर लिया, अब बेटा हम सेकेंड कवर करेंगे गुडविल ट्रीटमेंट। बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गुडविल का ट्रीटमेंट। बेटा देखो, जब भी एडमिशन होता है या जब भी चेंज इन पीएसआर होता है या कभी रिटायरमेंट हो, कुछ भी कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रेशियो चेंज हो रही है, तो उस केस में जो है ना एक पार्टनर तो सेक्रीफाइसिंग होता है और एक पार्टनर गेनिंग होता है। एक बात बताओ, क्या इस लाइफ में बिना कुछ दिए क्या बिना कुछ मिलता है? नहीं मिलता। ठीक है, तो जो पार्टनर ने गेन किया है ना, उसे बदले में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ देना पड़ता है, और वो बदले में देता क्या है? गुडविल का शेयर। गुडविल का शेयर देता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, गुडविल का शेयर कितना देता है? जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस करा है भाई, उतना उतना इसको बांट देता है। जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस करा होगा उतना ही इसने गेन करा होगा। तो जो भी इसका हिस्सा है गुडविल का, जो भी बी का हिस्सा है गुडविल का, वो इन दोनों को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देगा, और कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल करते हैं, सब समझ आ जाएगा। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 1। फर्म की जो गुडविल है
मान लो 2 लाख रुपए है, ठीक है। ए और बी ऑलरेडी पार्टनर थे 3:2 की रेशो के अंदर, ठीक है। अब सी आ गया 1/4 रेशो से, ठीक है। अब इसमें हम गुडविल की कैलकुलेशन, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे, चलो आज समझते हैं, पूरा फोकस बना के रखना। सबसे पहले पार्ट में तुम क्या करोगे, रेशियोज की कैलकुलेशन करोगे। रेशियोज की कैलकुलेशन कैसे, सबसे पहले तुम रिमेनिंग शेयर निकालोगे, 1 - 1/4 = 3/4। अब न्यू रेशियो निकाल लोगे इस 3/4 की मदद से। चलो जी, ये मैंने ऊपर कराया बट मैं फिर भी करा रहा हूँ जिससे कि तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। 3/5 × 3/4 9/20। बी की न्यू रेशियो निकालो, 2/5 × 3/4, बांट दिया हमने 3/4 6/20, ठीक है। सी तो बेटा आया 1/4 से, इसका सेम कर दो 5/20, तो न्यू रेशियो क्या होगी 9:6:5। अब बेटा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकाल लोगे तुम। बेटा ए को पहले कितना मिल रहा था 3/5, अब कितना मिल रहा है 9/20। चलो जी देखते हैं ए ने कितना सेक्रीफाइस किया। बेटा ए ने सेक्रीफाइस किया 3/20। बेटा बी 2/5 - 6/20, 20 5 4 2 8 - 6 2/20। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई 3:2। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत हो नहीं, इन दोनों ने इस रेशियो में सेक्रीफाइस किया। अब तुम्हें कैलकुलेट करना है गुडविल का शेयर कि कितना बांटेगा। भाई 2 लाख की गुडविल है, ठीक है। सी ने कितना गेन किया, भाई सी ने 5/20 गेन किया है। सी ने कितना गेन किया 5/20, मतलब 50,000 जो है वो सी बांटेगा किस में, ए में और बी में, किस रेशो में 3:2 जो उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है। चलो जी बांट दो, 50,000 × 3/5 × 2/5, 50,000 × 3/5 बेटा कितना आया 30,000, और बेटा ये आया 20,000। अब बेटा इसका जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, चलो ध्यान से समझना एडमिशन के केस में जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो नया पार्टनर आया वो 2 चीजें लेकर आता है, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। जो 50,000 से बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। मान लेते हैं कैपिटल 1 लाख लेकर आया और गुडविल 50,000, तो टोटल ये 1.5 लाख रुपए लेकर आया, जिसमें से कैपिटल है 1 लाख की और 50,000 है गुडविल का प्रीमियम। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बट जाएगा, तो इसको डेबिट करेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बांट दो भाई, 50,000 30,000 और 20,000, दैट्स इट। ये बट की गुडविल। गुडविल का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल कराया था। अब इस गुडविल में ना कुछ केसेस हैं जिसमें जनरल एंट्री है। सबसे फर्स्ट केस, हमने गुडविल प्राइवेटली दे दी उनके सेविंग अकाउंट में, नो एंट्री पास्ड, दैट्स इट। बेटा सेकंड केस, पार्टनर जो गुडविल लेकर आया ना वो पार्शियल लेकर आया। वो क्या लेकर आया, पार्शियल लेकर आया, मतलब 50,000 लाने थे बट वो लाया कितने 30,000, वो 20,000 लाया ही नहीं। तो तुम एंट्री क्या पास करोगे बेटा, तब उस केस में तुम एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल 1,30,000, क्योंकि वो 30,000 ही गुडविल के लेके आए, और बी 1 लाख की कैपिटल, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट ये 30,000 तो बांटोगे,
तुम पार्टनर का एक करंट अकाउंट खोल के उसको नेगेटिव बैलेंस कर दोगे कि हमें पार्टनर से लेना है 20,000 रुपये, तो तुम क्या करोगे, जो सीज है उसका करंट अकाउंट खोल दोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, सेम उसके अंदर 30 के 20 के जैसे हमने प्रीवियसली बांटी थी। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट केस करते हैं। केस नंबर 3, पार्टनर जो है वो गुडविल लाया ही नहीं। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, पूरा करंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे। हम एंट्री क्या करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, दैट्स इट। क्योंकि भाई गुडविल तो तू ला चे मतलब लानी तो तेरे को पड़ेगी, आज नहीं लाएगा तो कल लाएगा, लाएगा तो तू है ही, गुडविल के बिना एडमिशन है ही नहीं। तो बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट था गुडविल। कभी कभार बेटा क्या होता है कि पार्टनर है ना गुडविल को कैश में लाने की जगह काइंड में ले आता है, मतलब कोई ना कोई एसेट ले आता है, तो हम एसेट डेबिट कर लेंगे, बात खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट डन कर लिया, हमने रेशियोज डन कर ली। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो है आपका रीवैल्यूएशन। बेटा रीवैल्यूएशन को समझने से पहले आपको दो चीज़ें ना समझनी पड़ेंगी, दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। मेरे को 1 मिनट का ब्रेक ले लो यार, बहुत देर होगी बोल। हाँ जी 1 मिनट का ब्रेक होता है यहाँ पे ख़त्म। मैंने पानी पी लिया, आप लोगों ने पी लिया, जो भी ब्रेक्स हैं यार उनको ना फास्ट फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन समझने से पहले ना इसका कॉन्सेप्ट समझो। यार देखो, तुमने कुछ सालों तक, वो जो पुराने पार्टनर थे ए और बी, उन्होंने कुछ सालों तक है ना अपनी फर्म चलाई, और फर्म के अंदर बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी लाइबिलिटीज़, बहुत सारे प्रॉफिट्स एंड बहुत सारे लॉसेस जो हैं उन्हें इकट्ठा करा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई तीसरे बंदे के आने से पहले अभी तक का जो भी लॉस या प्रॉफिट है, अभी तक का जो भी लॉस या प्रॉफिट है, उसे ए और बी में बांट देना चाहिए, उसे ए और बी में बांट देना चाहिए उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर। क्योंकि इतने पे इस पर कोई हक नहीं है सी का, इस पर कोई हक नहीं है सी का अभी तक के प्रॉफिट पर। आगे आने वाले प्रॉफिट पर, असेट बढ़ गई कम होगी, सब पर हक है, बट अभी तक के पे कोई हक नहीं है, तो इसे बांट दो। अब है ना, दो तरीके के प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं, दो तरह के प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं। एक तो वो प्रॉफिट लॉसेस जो बैलेंस शीट के फेस पर होते हैं, और एक वो प्रॉफिट लॉसेस जो असेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने पर मिलते हैं।
जो बैलेंस शीट के फेस पर होते हैं, मैं अभी बताया था नाम से, जितने भी तुम्हारे रिजर्व्स है ये सब तुम्हारे क्या है, फेस के प्रॉफिट्स जो डायरेक्टली बढ़ जाएंगे पार्टनर्स में। जितने भी फिक्टिटियस एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई एसेट साइड में, या फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो गया, ये सब क्या है, ये लॉसेज है जो बैलेंस शीट के फेस पर है। ये डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा किस रेशियो के अंदर बेटा, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, और कुछ ऐसे प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं जो असेट्स को रीवैल्यू करने में मिलते हैं। एग्जांपल, तुम्हारी मशीन की बुक में वैल्यू लिखी है 8 लाख, बट तुमने मार्केट वैल्यू देखी वो 10 लाख है, तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट है, तो ये 2 लाख रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। इसके लिए बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो कहाँ बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ वो बता रहा हूं जो बैलेंस शीट कर फेस पर होते हैं, बैलेंस शीट के फेस पर होते हैं। देखो जी, सबसे पहले लॉसेस जो फेस पर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ले लेता हूं। मान लो एग्जाम्पल के अंदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दे रखा है 50,000, ए और बी पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनकी जो रेशियो है वो 3:2 है। अब तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, इनके कैपिटल अकाउंट में ले जाकर डेबिट कर दो भाई, ये एक तरीके का लॉस है और अभी इस पे कोई हक नहीं है सी का, तो ए और बी इसको राइट ऑफ करेंगे, ए और बी अपने कैपिटल से देंगे। एंट्री के पास करोगे बेटा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ओल्ड रेशो 30,000, 20,000 और बेटा 50,000। दैट्स इट, सारे लॉसेस ऐसे ही बटेंगे। अब कोई भी रिजर्व्स है वो कैसे बटेगा बेटा, रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि ये फायदा है। तो तुम क्या करोगे, किसी भी रिजर्व के अकाउंट को डेबिट करोगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो तुम्हारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है, मान लो 1 लाख पड़ा है। अब कैसे बांटोगे, 1 लाख को डेबिट करो, ठीक है, 60,000 एंड 40,000, 3:2 के अंदर, ओल्ड रेशियो के अंदर। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये डायरेक्टली बटेगा, ये डायरेक्टली जाके पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, और जो ऊपर वाला है और ये जो ऊपर वाले हैं ये डायरेक्टली जाके पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। बस बैलेंस शीट में ध्यान रखना रिजर्व्स और लॉसेस क्या है। अब कुछ स्पेशल रिजर्व्स है जिस पे मेरे को आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है बेटा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन का मतलब होता है किसी भी मजदूर का हाथ पैर टूट गया, उसको चोट लग गई, तो उसके लिए हमें ना एक ऑलरेडी प्रॉफिट में से रिजर्व बना के रखते हैं कि हमको धक्का ना पड़े एकदम, और किसी को कोई मुसीबत हो तो हम पैसे दे पाए। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुमने 50,000 का बना रखा है, बट एक वर्कर ने क्लेम कुछ करा ही नहीं, जीरो, नील बटा सन्नाटा, जीरो, किसी को कोई चोट नहीं लगी, क्या करोगे सर, कुछ नहीं, WCR को हम डेबिट कर देंगे, हमारा बेनिफिट है, और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में सर, ओल्ड रेशो के अंदर। बस अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ये 1 था, तुमने WCR 50,000 बना रखा है, क्लेम जो है वो 20,000 आ गया। अब तुम क्या करोगे सर, 20,000 का क्लेम आ गया, मतलब ये लाइबिलिटी खड़ी होगी तो हम WCR से ले लेंगे, बाकी बांट देंगे। कैसे बांटोगे, WCR अकाउंट डेबिट 50 के, सबसे पहले टू क्लेम, तुमने लाइबिलिटी को एक्सेप्ट करा 20 के, अब 30,000 तुम बांट दोगे टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। इन दोनों के अंदर तुम 30 के इन ओल्ड रेशो में बांट दोगे, बात खत्म। ठीक है जी, जो भी मैं एज कैपिटल बीज कैपिटल क्रेडिट कर रहा हूं, मतलब ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा, ध्यान रखना। कैपिटल फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट।
एग्जाम्पल नंबर 3, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 है भाई। तुम्हारा क्लेम आ गया मान लो 60,000, अब ये तो उससे भी ज़्यादा आ गया, तो 10,000 का तुम्हारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, ये एक्स्ट्रा लॉस है। इस एक्स्ट्रा लॉस को तुम कहाँ भेजोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, तब जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या पास करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 के, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10 के, टू क्लेम 60 के। क्लियर है जी? ये 3 केस हैं, इन तीनों केसेस को याद रखना। चलो जी आगे चलते हैं। अब ये जो रीवैल्यूएशन का है, ये बटना एंड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है, ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन का जो भी नेट लॉस या नेट बेनिफिट आया, नेट लॉस आएगा तो कैपिटल में डेबिट और बेनिफिट आया तो कैपिटल में क्रेडिट, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। दूसरा मेरे को आपको रिजर्व समझाना जो स्पेशल है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, समझने की कोशिश करो। सपोज करो बेटा तुमने ना इन्वेस्टमेंट कर रखी है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, मान लो 5 लाख की। अब बेटा इन्वेस्टमेंट तो घटती बढ़ती रहती है, तो तुम्हारे को रिस्क है कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट घट भी सकती है, घट जाएगी तो लॉस हो जाएगा। तो उस लॉस से रिकवर करने के लिए तुम एक रिजर्व बनाते हो, जिसको तुम बोलते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो तुमने 1 लाख का रिजर्व बना रखा है। अब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो, ये इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, तुमने देखा भाई 5 लाख से ये होगी 4,50,000। मतलब कितना लॉस हुआ? 50,000 का लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ बेटा? 50,000 का लॉस हुआ, ठीक है। बट रिजर्व कितने का बना हुआ है? 1 लाख का। तो तुम्हारे पास तो अभी भी रिजर्व बच गया। कितना रिजर्व बच गया? 50,000। क्या करोगे इस रिजर्व का? सर पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो बांट देंगे। इसकी एंट्री कैसे करोगे? देखो बेटा सबसे पहले आईएफआर को डेबिट करोगे, कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तुम्हारी कम हुई है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50 कैसे कम हुई है? और बचा हुआ कहाँ डाल दोगे? 50,000 पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। किस रेशियो में डाल दोगे बेटा? ओल्ड रेशियो में डाल दोगे, ए और बी के कैपिटल के अंदर। कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो भाई एग्जाम्पल नंबर 2, तुमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख का बना रखा है और इन्वेस्टमेंट वैल्यू तुम्हारी 5 लाख है। अब तुम्हारी मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? ये भी 5 लाख है, मतलब कोई लॉस ही नहीं हुआ। तो तुम डायरेक्ट ये सारा का सारा आईएफआर कहां बांटोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल 1 लाख। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एग्जाम्पल नंबर 3, तुमने बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वही 1 लाख बना रखा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू बेटा 5 लाख है। अब बेटा तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई? मान लो मार्केट वैल्यू तुम्हारी हो गई 6 लाख। मतलब अबे यहाँ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 1 लाख से, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तब एंट्री क्या पास करोगे? भाई सबसे पहले तो जो आईएफआर है वो तो सीधा सीधा बांट दो टू पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ओल्ड रेशियो में। कितना है? 1 लाख है। अब जो ये 1 लाख बढ़ा है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भेज दो। कैसे? इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को डेबिट करो। भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, एसेट है, नेचर डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा। टू रिवैल्यूएशन 1 लाख से बढ़ा दो, बस बात खत्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आ जाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुमने 1 लाख का बना रखा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू तुम्हारी 5 लाख की है, मार्केट वैल्यू तुम्हारी 3,80,000 की है। मतलब लॉस कितना हो गया बेटा तुम्हारा? 1,20,000 का। इससे ज्यादा लॉस हो गया तो ये जो एक्स्ट्रा लॉस है ये कहां डालोगे? मैंने तुम्हें बताया था पहले सर, रीवैल्यूएशन के अंदर। एंट्री क्या पास करोगे? आ जाओ करते हैं। आईएफआर अकाउंट डेबिट 1 लाख, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000, टू इन्वेस्टमेंट 1,20,000। दैट्स इट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? सारा रिजर्व्स और लॉस का ट्रीटमेंट ये होगा जो फेस पे होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट तुम्हें समझाने जा रहा हूं बेटा
रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, जैसे कि हम ऊपर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आए थे, ऐसे रीवैल्यूएशन है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। बेटा यहाँ पे जितने भी तुम्हारे बेनिफिट्स होंगे वो सब आएंगे, यहाँ पे बेटा जितने भी तुम्हारे लॉसेस होंगे वो सब आएंगे, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई वो यहाँ आएगी, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई वो यहाँ आएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच गया, वर्कमैन कंपनसेशन बच गया तो वहाँ जाएगा। मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई वो यहाँ आएगी। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा लॉस हो गया तो वो यहाँ आएगा। क्लियर है बात? जितने भी लॉसेज हैं सब डेबिट होंगे, जितने भी बेनिफिट्स हैं सब क्रेडिट होंगे। अब अगर तुम्हारी बेनिफिट वाली साइड ज़्यादा आती है तो ये वाला जो सारा बैलेंस होगा, ये प्रॉफिट है, ये किसका है? पार्टनर्स का। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। अगर बैलेंस यहाँ आता है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस साइड ज़्यादा है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? चलो जी बेटा, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने रेशियो पढ़ लिया बेटा, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ लिया बेटा, हमने रिजर्व्स देख लिए, लॉसेस देख लिए, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट देख लिया। अब देखते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैसे बनता है? बेटा सिंपल, जो मैं अभी तुम्हें बता कर आया हूं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, कुछ है ही नहीं बेटा, कुछ नहीं है, मक्खन मलाई भगवान का प्रसाद है, बस मैं क्या ही बताऊं। ए बी सर, अगर इतना ही है तो अपने मार्क्स बताना। तुम सबसे अच्छे हैं भाई। हाँ जी, पार्टनर्स कैपिटल में सेम बेटा, बाय बैलेंस बीडी। बट अगर 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 पार्टनर की कैपिटल फिक्स हुई तो दो काउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ये पता कैसे चलेगा? या तो उसमें बोल रखा होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, या फिर वहां पे करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे होंगे। क्लियर है बात? चलो जी, बाय बैलेंस बीडी डाल दिया। क्रेडिट साइड मतलब जिससे भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है, भाई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड डाल दो, ठीक है। और भाई बाय रिजर्व्स जो मिले वो क्रेडिट साइड डाल दो। उसके बाद तुम्हें पता है ना, जो वो होता है, ये पार्टनर जो है, मतलब जो पुराने जो पार्टनर होते हैं उन्हें गुडविल का शेयर मिलता है, तो यहाँ पर लिख दो भाई बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ डाल दो। कोई दिक्कत? क्योंकि इन्हें प्रीमियम मिला है, याद है इनका कैपिटल क्रेडिट हुआ था, ठीक है। रीवैल्यूएशन आ गया, रिजर्व्स आ गया, प्रीमियम आ गया, कुछ भी और पार्टनर को मिल रहा है वो सब तुम यहाँ पर डालोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या डालोगे बेटा? कोई ड्राइंग्स है, आईओडी है, वैसे इस चैप्टर में कम होता है ये सब, ठीक है। अब सी ने दिया है, क्या दिया है बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल, बट वो यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो डायरेक्टली कैश ला कर दे रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे बाय कैश लिखोगे, जो सी लेकर आया, जो सी कैश लेकर आया, तुम्हें पता है कैश में तीन चीज़ें लाया था, वो कैपिटल लाया था। क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब उसके बाद यहाँ पे और क्या लिखोगे? ये हो गया, कोई भी रीवैल्यूएशन का लॉस है तो यहाँ पर बैठेगा, ठीक है जी। कोई भी तुम्हारा जो बोलते हैं बैलेंस शीट पे जो लॉस है, मतलब कौन सा लॉस जो फेस पे होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंस, कोई भी फिक्स्ड टीटीएस एसेट्स, जो गुडविल है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो यहाँ बटेगी। किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलो जी, अब ये जो आप बंद कर दोगे इस अकाउंट को, यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा? टू बैलेंस सीटी। क्लियर भाई? क्लियर, ठीक है जी। ये बाय कैश क्या है? जो वो कैपिटल लेकर आया, ठीक है जी। आगे चलते हैं, चलो जी। ये हमने कैपिटल अकाउंट सीख लिया। अब आते हैं बेटा इसके दूसरे टॉपिक पे, वो है तुम्हारे कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बेटा बेसिकली तीन केस है कैपिटल एडजस्टमेंट्स के। मैं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है?
बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट जस्ट कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो दोनों पार्टनर्स की, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है या जो नया पार्टनर है, उनकी कैपिटल को तोड़ मोड़ करके कोई नई कैपिटल लिखनी है बस, और कुछ नहीं है। सर समझ नहीं आया। एग्जाम्पल सोचो, ये जो ए पार्टनर था उसका यहां पे जो कैपिटल आ रहा है मान लो 5 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है? 5 लाख आ रहा है। बट फर्म उससे कह रही है कि भाई तुझे मेंटेन करना है 6 लाख। तो बेचारा पार्टनर क्या करेगा? सर 1 लाख रुपए और घर से लेकर आएगा, यहाँ पे क्रेडिट करेगा बाय कैश करके, बस और कुछ नहीं है। यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। 3 केस बना दिए। चलो जी केस 1 अच्छे समझेंगे, चिंता मत करो। केस 1, जब ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है वो बेस्ड हो जाए ऑन न्यू पार्टनर कैपिटल। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेट फर्म्स कैपिटल on the basis of incoming partner capital। ठीक है जी, अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे? आओ जी करते हैं। सबसे पहले इनकमिंग पार्टनर कैपिटल, जो भी इनकमिंग पार्टनर है वो कैपिटल लेके आए इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, जैसे वो 1/4 से आ रहा है तो तुम्हें क्या करना है? 4/1 उससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्म का कैपिटल आ जाएगा बस। अब ये बटेगा। अब स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस कैपिटल वो तुम कैसे करोगे? जो तुम्हारा स्टेप 1 है, हर पार्टनर का न्यू पीएसआर से मल्टीप्लाई करोगे, ए का भी और बी का भी। ठीक है जी। सी का नहीं करना क्योंकि सी की कैपिटल पे तो बेस्ड है, सी का कैपिटल तो नहीं लाएगा जो वो लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? ए और बी की मेंटेनेंस कैपिटल जो तुम्हें मेंटेन करना है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कैपिटल। अब वो कैसे निकालोगे? एक्चुअल कैपिटल बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, सीडी बैलेंस बचेगा, वो क्या है? एक्चुअल कैपिटल। बेटा इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना, कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ ना तो उसको बंद मत करना, खुला छोड़ देना। ये बैलेंस ये निकाल के मत छोड़ना, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा मेंटेनेंस बैलेंस होता है। ध्यान रखना बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा, ये बैलेंस जो होता है ये पार्टनर्स का मेंटेनेंस बैलेंस होता है। अब देखो, सपोज करो एक्चुअल कैपिटल निकालिए। अभी एग्जांपल से समझाता हूं। स्टेप नंबर 4, डिफरेंस निकालो टू बी ब्रॉट और टू बी गेट बैक। तुम क्या करोगे? स्टेप नंबर 3 माइनस स्टेप नंबर 2। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, ये फॉर्मूला था, एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो जी, देखो भाई ए और बी पार्टनर्स हैं। ठीक है, ए और बी का जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, ठीक है, तो हमको मिला इन दोनों की जो एक्चुअल कैपिटल है ना वो 2 लाख है और बी की मान लो 4 लाख है। ठीक है जी। अब सी एक पार्टनर है, वो पार्टनर 5 लाख से आया है। ठीक है, और वो 1/4 शेयर से आया है। किस शेयर से आया है? 1/4 शेयर से। तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए और बी का है ना कैपिटल, उसको एडजस्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल।
तो तुम यहाँ पे क्या करोगे सबसे पहले बेटा, सबसे पहले तुम निकालोगे फर्म की कैपिटल। कैसे निकलेगी? 5 लाख इंटू 4/1, 20 लाख। ठीक है जी। अब 20 लाख को तुम बांटोगे इनकी न्यू शेयर में। सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? अगला मेंटेनेंस कैपिटल। सॉरी यार, कोल्ड हो रखा है। ए 20 लाख, मान लो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है, 3/6। यहां लिख देता हूं मैं एग्जांपल में, जो न्यू रेशियो 3:2:1 है, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी। चलो जी, बांट दो भाई, 10 लाख हो गया। बी की न्यू कैपिटल कितनी है? मेंटेनेंस कैपिटल 2/6। बेटा ये हो गया 6,66,000। बेटा ये कर लो 6,67,000, राउंड ऑफ कर लिया हमने। ठीक है जी। ये इनकी न्यू कैपिटल आ गई, बट इनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी थी बेटा? एक्चुअल कैपिटल तुम्हें पता है, तुम कैसे निकालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, ये तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ऊपर दे रखा है। मैंने क्वेश्चन के अंदर 2 लाख और 4 लाख दिया है। ये 2 लाख है और बी का कितना है? 4 लाख। अब बेटा एक बात बताओ, ए का 2 लाख है, बट ए को मेंटेन कितना करना है सर? 10 लाख। तो क्या करेंगे? ए को 8 लाख रुपए लेकर आने पड़ेंगे, बी का 4 लाख है, इसे मेंटेन करना कितना करना है? 6,67,000। तो उसे 2,67,000 और लेके आने पड़ेंगे। तो अब क्या करोगे? फोर्थ पॉइंट में निकालोगे अमाउंट टू बी विड्रॉन और डिपॉजिट। कितना अमाउंट उसे लेके जाना है, कितना लेके जाना है, कितना लेके आना है, कितना लेके जाना है। अब भाई ए का देख लेते हैं भाई, उसकी मेंटेनेंस कैपिटल कितनी है कि 10 लाख, एक्चुअल कैपिटल है 2 लाख। तो 8 लाख जो है ये अमाउंट उसको लेकर आना है। अब वो 2 तरीके से ला सकता है, या तो कैश से या वो करंट से। ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो तुम इस अमाउंट का करोगे क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाओगे, क्रेडिट कर दोगे कैश के नाम से या करंट के नाम से ए के अकाउंट के अंदर, ए के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी। बी का मेंटेनेंस क्या है? 6,67,000 माइनस 4 लाख, मतलब इसे 2,67,000 लेके आना है। कैसे भी लेकर आए, तुम क्या करोगे? बी के कैपिटल अकाउंट में जाके इसको अमाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और ये जो तुम्हारा मेंटेनेंस कैपिटल आया था, ये तुम्हारा क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ये तुम्हारा बैलेंस सीडी रहेगा हमेशा। दैट्स इट। ये तुम्हारा फर्स्ट केस था। चलो बेटा आगे के 2 केस और समझते हैं। सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर है ना, अभी हमने फर्स्ट केस में क्या करा था? ए और बी की कैपिटल मेंटेन करी थी। सेकंड केस में जो सी है ना, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो कैपिटल ही नहीं ला रहा। अब हमें उसकी कैपिटल को निकालना है जो कि बेस्ड है ए एंड बी की कैपिटल पे। एग्जांपल से करेंगे इसको हम। सपोज करो ए की एक्चुअल कैपिटल, बेटा ध्यान रखना कौन सी कैपिटल है? ए की एक्चुअल कैपिटल है, मान लो बेटा 5 लाख, और बी की है मान लो बेटा 3 लाख। मतलब एक्चुअल कैपिटल पता है ना कौन सी, जो पार्टनर्स कैपिटल से निकाल के आती है? 3 लाख। अब जो सी आया है ना, वो 1/4 रेशियो से आया है। किस रेशियो से आया है? 1/4। अब तुम्हें पता है अगर ए का सी का जो शेयर है वो 1/4 है, तो ए और बी का कितना होगा? 3/4। तो बेटा इसमें सबसे पहले तुम्हें ना फर्म की कैपिटल निकालनी है। फर्म की कैपिटल निकालने के लिए तुम्हें पता है ना क्या होता है? जिस पार्टनर की कैपिटल से तुम फर्म की कैपिटल निकाल रहे हो, उस पार्टनर के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है। तो ए और बी का रेशियो कितना है? 3/4 है। अब तुम इसको क्या करोगे? 4/3। टोटल कैपिटल 8 लाख इंटू 4/3। तो फर्म की कैपिटल कितनी आएगी? 8 लाख इंटू 4 डिवाइड बाई में 3। बेटा फर्म की कैपिटल आई है 10,67,000।
दैट्स इट। अब और हमें कुछ नहीं करना भाई, और हमें कुछ नहीं करना। अब सीधा सी का कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर 10,67,000 इंटू में 1/4 जो उसका शेयर है डिवाइड बाय 4। बेटा 2,67,000 ये सी का शेयर आ गया। बस ये सी का शेयर है, ये सेकंड रेशियो है, इसको तुम सी के कैपिटल के अकाउंट के अंदर क्रिएट कर दोगे कैश नाम से, बस और कुछ भी नहीं है सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस पे अगर इलस्ट्रेशन करनी है तो अपने टीएस ग्रेवाल की 70 कर लेना, और अगर फर्स्ट केस पे करनी है तो इलस्ट्रेशन 66 to 69 कर लेना। ठीक है जी। चलो जी, एक थर्ड केस है, बहुत मुश्किल ही है कि ये आएगा। एग्जाम्पल के साथ करते हैं। सपोज करो ए की जो एक्चुअल कैपिटल है वही सेम 5 लाख है, और बी की है 3 लाख एक्चुअल कैपिटल। वो कह रहे जो इनकमिंग पार्टनर है ना, वो उसको ए और बी का 25% लेकर आना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है 8 लाख इंटू 25%, कंबाइंड कैपिटल का 25%। बेटा 2 लाख रुपए सी लेकर आएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 इलस्ट्रेशन है 71, वो करके देख लेना, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने एडमिशन को एंड किया है। एक एडमिशन का ना छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बेटा, ये कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। इसका मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखना बेटा, हिडन गुडविल कभी भी, जैसे बोलते हैं कभी भी एडमिशन गुडविल के बिना हो ही नहीं सकता। जो हमने ऊपर सीखा ना गुडविल का ट्रीटमेंट, की जो गेनिंग पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइसिंग को गुडविल का शेयर देगा, कभी भी नहीं हो सकता कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर गुडविल नहीं है तो। मतलब गेनिंग पार्टनर को गुडविल लानी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए। ठीक है जी। कभी कभार क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन गुडविल से रिलेटेड दे ही नहीं रखी, अब तुम क्या करोगे, वो केस होता है हिडन गुडविल का। उस केस के अंदर तुम्हें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ती है, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ती है। बेटा वो कैसे निकलेगी, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसी से निकलेगी। टोटल एसेट्स प्लस कैपिटल ब्रोट बाय एडमिटेड पार्टनर माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस गुडविल fictitious assets माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट। ये तुम्हारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल आती ही दैट्स इट, तुमको गुडविल मिल गई, रेशियो तुम्हें पता है, अब तुम निकाल लोगे शेयर। ठीक है जी। हमने यहाँ पे एडमिशन को ऑफ कर दिया। आज हमने यहाँ पे 4 चैप्टर की कवरेज करी है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। थर्ड और फोर्थ दोनों सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। थर्ड के अंदर तुम इतना भी ध्यान रख लोगे तो भी हो जाएगा। अब कौन सा टॉपिक मैंने इन चैप्टरों के अंदर छोड़ा है बेटा, एक टॉपिक है जो मैंने छोड़ा है। पहला टॉपिक है जब हमें रिकॉन्स्टिट्यूशन करना हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना हो विदाउट इंपैक्टिंग बैलेंस शीट। मतलब कोई रिवैल्यूशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें बैलेंस शीट को इंपैक्ट नहीं करना, एज इट इज बैलेंस शीट लेकर जानी है। मतलब ये कहना चाह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जो इनकमिंग पार्टनर है उसका, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, इनके मैंने तुम्हें बताया था असेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगे, लॉसेस, प्रॉफिट, ये सब होगा इनका। मैं बोल रहा हूँ सी का इन पे कोई हक नहीं है, ये बोला था मैंने, इसलिए हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाया था, सब कुछ बांट दिया था ए और बी को। बट इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कह रहा है कि सी का सब चीज़ों पे हक होगा। तो उस केस के अंदर अकाउंटिंग कैसे होगी, बहुत सिंपल है, सिर्फ नेट इम्पैक्ट निकाल लेना। शॉर्ट में बता रहा हूँ, नेट इम्पैक्ट निकाल लेना सारे लॉसेज और प्रॉफिट्स का,
ठीक है, और उस नेट इम्पैक्ट का ट्रीटमेंट कर देना जैसे तुम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो। दैट्स इट। बहुत कम आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन अगर इसके अंदर से पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है जी, ये टॉपिक मैंने इस चैप्टर से छोड़ा है। आज के लिए इस मैराथन में इतना रखेंगे। कल जो आपको नया मैराथन मिलेगा उसमें आपको रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन तीनों चैप्टर मिल जाएंगे। तो साइनिंग ऑफ, सीए दीपक जैन। कल मिलते हैं आपसे। प्लीज़ बने रहना बच्चों और मेहनत करते रहना। ऑल द बेस्ट।